बैक। तो आज हम स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो क्लास 9th का चैप्टर 4 है और ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है और ये जो है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया और इसके बाद हम बायोलॉजी के चैप्टर पे जाएंगे। और सॉरी टू से इस बार जो है वीडियो हमारा काफ़ी लेट आ गया है ड्यू टू सम रीजंस। तो कोशिश रहेगी कि अब से वीडियो रेगुलरली आया। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हमें पढ़ना क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में। आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पढ़ने से पहले हमने चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो क्लास 9th का चैप्टर 3 है, उसे हमने सिग्मा साथी एजुकेशन चैनल पे पहले से ही अपलोड कर रखा है। आप पहले उसे देख लें तो चैप्टर 4 आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ा था कि उसमें एक एटम्स होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और हमने ये भी जाना था कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है। पर अब हम ये जानेंगे कि एटम्स जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, मैंने क्या कहा था, ये ही सेम लाइन आपको चैप्टर 3 में भी मिल जाएगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर के। ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम it was thought that the atoms are individual। काफी लंबे समय से ये सोचा जाता था या फिर ये माना जाता था कि एटम्स जो है वो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि एटम्स के और हम तोड़ नहीं सकते हैं। but so the do not have an inner structure, उसके अंदर में और कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पर ये बात रॉन्ग प्रूफ हो गया है। Atoms have a smallest particle in them, और एटम के अंदर ही काफी छोटे पार्टिकल्स हो और हम उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने होते हैं एटम्स। वो कौन कौन से पार्टिकल्स है आइए हम जानते हैं। वो पार्टिकल्स है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये ई माइनस से सिंबलाइज किया जाता है। ओके, ठीक है। तो अब हम प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। तो प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज और इसे P प्लस से सिंबलाइज किया जाता है। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। ठीक है। न्यूट्रॉन के पास जो है कोई भी चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रल होता है। तो protons and neutrons are present in the small nucleus at the center of an atom, center of the atom। जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जो कहाँ होते हैं? जो एटम्स के सेंटर में होते हैं, एकदम सेंटर में होते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं। तो आवर
next point is almost of almost the entire mass of atoms is in nucleus because the electrons which are outside the nucleus have very small mass। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जो एटम होता है, एटम का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। तो इफ अगर हम ये माने कि अगर ये एटम है, तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो काफी ज्यादा हैवी होता है। ये न्यूक्लियस, ये मास वाइज काफी ज्यादा हैवी होता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इसमें दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो कि है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। इसमें दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटसाइड रहते हैं, एटम्स के आउटसाइड ऐसे अराउंड करते रहते हैं, और इसका काफी ज्यादा लेस मास वाइज जो होता है ये काफी ज्यादा लेस होता है, इनका मास जो है काफी लेस होता है, ठीक है। मास काफी लेस होता है। सो इसी वजह से न्यूक्लियस जो एटम के सेंटर में होता है, उस वजह से न्यूक्लियस काफी हैवी होता है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। मैंने पहले ही बताया है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। इस वजह से न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। Electrons are outside of nucleus. This electrons is an atoms revolve rapidly and the nucleus fixed in a circular path called a energy level or cell। जो न्यूट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर ये एक एटम है तो एटम में ये अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ये चारों तरफ, यहाँ ये एटम्स के बाउंड्री पे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसे हम ई माइनस से डिनोट करते हैं, और ये रैपिडली एटम्स के चारों ओर रिवॉल्व होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? रिवॉल्व होते रहते हैं, और जिसे हम एनर्जी एनर्जी लेवल या सेल बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल या सेल बोलते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एन एटम ऑफ अ होल इज electrically neutral, therefore an number of electron outside the nucleus is equal to the number of proton inside। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, बिकॉज अंदर में हमें ये पता है कि अंदर में जो है प्रोटॉन प्रेजेंट होता है जिसका वैल्यू प्लस होता है, जिसपे प्लस चार्ज होते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स राउंड करते हैं जिसपे चार्ज होता है नेगेटिवली, और प्लस और माइनस ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आवर एटम इज न्यूट्रल, ठीक है। तो एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट आर मेड अप ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जितने भी एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर में एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स के अंदर एटम होते हैं, वो थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके ही बने रहते हैं। बट एक्सेप्शन, केमिस्ट्री का एक पार्ट बोल सकते हैं आप, जब तक एक ना एक एक्सेप्शन जब तक नहीं आएगा तब तक आप उसे केमिस्ट्री नहीं बोल सकते। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है। हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन हैज अ नो न्यूट्रॉन इन द एटम। ओके, तो वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। क्योंकि हमने पढ़ रखा था
कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, तो ये किन्होंने बताया कि नहीं, एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो हम उसी के बारे में अब जानेंगे कि किन्होंने बताया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किन्होंने बताया, ये हम जानेंगे। पहले हम एक छोटा-सा टॉपिक कवर करते हुए चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर। चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर। चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर, ये टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? तो हमारा पहला पॉइंट है, इफ वी रब अ कॉम्ब इन अ ड्राई हेयर एंड देन दिस कॉम्ब अट्रैक्ट अ सम स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ये काफी बार हम लोगों ने बचपन में भी किया है। अगर हम कॉम्ब यानी कंघी को अपने बालों में फेर के अगर हम किसी छोटे-छोटे पेपर्स के पास लेके जाएँ, तो वो उन पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्यों अट्रैक्ट करता है? वी नो दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट अ अनचार्ज्ड बॉडी, और इसी प्रिंसिपल पे वो कॉम्ब यूज करते हैं हम, क्योंकि जब हम कॉम्ब को अपने सिर में रब करते हैं तो वो कॉम्ब के पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, और जो पीस ऑफ पेपर्स है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। इसी वजह से चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं अनचार्ज पार्टिकल को। दिस मीन्स दैट ऑन रबिंग विथ ड्राई हेयर अ कॉम्ब गेट अ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम हेयर, और ये बात प्रूफ करता है कि जब हम अपने बालों में कॉम्ब को रब करते हैं तो उस कॉम्ब के पार्टिकल्स को चार्ज होता है। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट टेल अस सम चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट इन अ एटम्स ऑफ मैटर, और ये प्रूफ करते हैं कि एटम्स के मैटर में सम चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अ चार्ज पार्टिकल इन मैटर। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? ठीक है, और मैं बस आपको ये बता दूं कि अभी हम चैप्टर जितने भी हमने पढ़ा है, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ केमिस्ट्री का, वो ज़्यादा पुराना केमिस्ट्री नहीं है। हमने सिर्फ 250 साल से 250 ईयर टू 300 ईयर पहले की ही केमिस्ट्री पढ़ी है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री तो अभी न्यू न्यू बॉर्न ही हुआ है। हमने दो 250 से 300 साल की ही अभी मॉडर्न डे केमिस्ट्री पढ़ी है। बीच में मॉडर्न डे केमिस्ट्री हमने पढ़ी है। बीच में थोड़ा सा एंशिएंट फिलोसोफर और इंडियन फिलोसोफर एंड ग्रीक फिलोसोफर्स की बात हुई है, बट हमने 250 साल से लेकर 300 साल की केमिस्ट्री को ही पढ़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो खोज हुई थी वो जे जे थॉमसन के द्वारा 1897, 1897 आप लगभग 900 मान सकते हैं, और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 200 साल पुराना है। तो इसके प्रोसेस में क्या हुआ था कि उन्हें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाम के भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, कहाँ? एटम्स में। तो उन्होंने एक छोटा एक एक्सपेरिमेंट किया था। ही यूज अ कैथोड रे ट्यूब फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। Cathode ray were produced when high voltage were applied. These rays were deflected toward the positive plate, showing the negative charge. Thus, the Thomson proved that exist of electrons. तो इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, जिससे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इन्होंने एक ट्यूब बनाया जिससे हम
एक साइड से नेगेटिव और एक साइड से पॉजिटिवली हमने चार्ज बनाया था। जब हमने पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज की ओर जब अप्लाई किया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज से अलग होता है। हॉट और कोल्ड को हम एक साथ नहीं मिला सकते हैं। इसी वजह से इन्होंने प्रूफ किया कि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। ओके, और ये छोटे छोटे सम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है। द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 U। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है और इन्हें छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को करेक्ट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में मार्क को इंक्रीज कर सकते हैं। The absolute mass of an electron is 9 into 10 का power 28 minus 28 gram, and the absolute charge of electron is 1.6 into 10 का power 90 कूलम। कूलम जो है एक ऐसा यूनिट है जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। टॉपिक इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन कौन थे? तो जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज करने के बाद कुछ पोस्टुलेट या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ रिजल्ट्स का बताया था क्या क्या रिजल्ट्स आए थे। और ये आप जान लीजिए कि ये एटम का फर्स्ट मॉडल, ये एटम का फर्स्ट मॉडल था जो किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। और मैं पहले ही बता दूं कि ये मॉडल रॉन्ग था। ये मॉडल रॉन्ग था। उस समय पे ये काफी ज्यादा चर्चे में था। क्यों? क्योंकि ये पहली बार किसी साइंटिस्ट ने एटम का मॉडल दिया था। पर आगे चलकर काफी ज्यादा साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च किया तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये था क्या? तो आइए हम जानते हैं क्या था ये। देखिए, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट अ क्रिसमस पुडिंग। क्रिसमस पुडिंग जो है एक केक टाइप होता है जिसपे रेड चेरीज और फ्रूट और नट्स से, ड्राई फ्रूट से ये बनाया जाता है। और क्रिसमस पुडिंग आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बेसिक सा एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में यूज होता है और ये काफी ज्यादा लोगों का फेवरेट भी हो सकता है। वी कैन ऑल्सो थिंक of a watermelon. The positively charged in a atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studied in a positively charged sphere like a seed of watermelon। इसमें ये बोला जा रहा है कि एटम्स जो है वो कुछ इस तरीके से है। एटम का मॉडल उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया कि अगर हम एक तरबूज है, अगर हम उसे बीच से कुछ इस तरीके से काटेंगे तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, अगर मैं इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा वाटरमेलन है। और इसमें ये देखिए कुछ ये रेडिश पार्ट जो है जिसे हम एडिबल बोल सकते हैं, ये है प्रोट्रॉन्स। ये प्रोट्रॉन्स है और इसके बीच में कुछ बीज है। ये बीज है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ये स्प्रेड है, एम्बेडेड है, छोटे छोटे एम्बेडेड है। ठीक है, जो वाटरमेलन के तरह होते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और कुछ इस प्रकार के जो ये रेडिश पार्ट है वो पॉजिटिवली है और ये जो छोटे छोटे से पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो थॉमसन ने इन्हीं को लेके कुछ प्रपोज किया था कि एन एटम्स कंसिस्ट
of positively charged sphere and electrons are embedded in it. Embedded means गड़ा हुआ है, गथा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। The negative and positive charge are equal in magnitude. जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। सो द एटम एज द होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम्स क्या है, वो पूरे न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमने न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा और इसके डिस्कवरी के बाद कुछ मॉडल्स आए थे, हमने उन्हें भी पढ़ लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? The existence of positively charged particle in the atom so by the E. Goldsteiner in 1886। 1886 में ई गोल्डस्टीनर ने प्रपोज किया था और उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। ही यूज अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब विथ अ प्रीफोल्ट कैथोड ड्यूरिंग द experiment. Positive ray passed through the hole in the cathode. This ray moved toward the negative plate and showing were positively charged particle. The positively charged particle later called a proton. इन्होंने भी लगभग लगभग सेम एक्सपेरिमेंट्स किए थे जैसे कि जे थॉमसन ने किए थे। इन्होंने भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रखा और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से जब उस पे अप्लाई किया गया था तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमने ये पहचाना कि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसे बाद में प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। प्रोटॉन के भी कुछ मास और कुछ चार्ज होते हैं। तो द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज 1u। The absolute mass of proton is 1.6 into 10 का पावर -24 ग्राम, और the absolute charge of proton is 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। तो अब हम न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को हम मॉडर्न डे में तो सबसे बाद में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, और ये न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जेम्स चैडविक, और इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी दी। इन्होंने एक पार्टिकल जिनका नाम है अल्फा पार्टिकल, उसका यूज किया था, और ये न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन यूज कर रहे थे इसको ढूंढने के लिए। दिस रेडिएशन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अल्फा मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन। Chadwick concludes that their neutron particle are neutral which are present in a nucleus of atom। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जब किया तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन थे वो उन दोनों के चार्ज इक्वल हो गए, जिसके वजह से चैडविन को ये पता चला कि एटम्स के अंदर एक न्यूट्रॉन नाम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो the neutron is a neutral particle found in a nucleus of an atom, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये न्यूट्रल होता है। the subatomic particles not present in a हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हमने इसकी जिक्र पहले भी किया है। द रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन 1u, और एब्सोल्यूट मास जो है 1.6 इंटू 10 का पावर 24 ग्राम, एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन से आगे हम बढ़ गए हैं अब रदरफोर्ड के बारे में। हमने अभी तक
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया है। और एक आपको एक छोटा-सा ट्रिक देते हुए मैं चलता हूँ, जिससे का नाम है सिग्मा ट्रिक। सिग्मा ट्रिक जी, हमने अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा और उनकी खोज किन-किन ने किया। जब हमें क्विक में पता करना हो कि किन्होंने किस-किस का खोज किया है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हमने एक छोटा-सा ट्रिक बनाया है जिसका नाम है PEN, पेन खरीदो, पेन खरीदो GTC का। अब जीटीसी कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है ना? तो हमने पेन लिखा। देखिए, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन एंड G फॉर गोल्डस्टीनर, T फॉर थॉमसन एंड C फॉर चैडविक। हमने पढ़ रखा तो इतना तो नाम हमें याद ही होना चाहिए कि गोल्डस्टीनर थे, थॉमसन थे और एक जेम्स चैडविक थे। पर किन्होंने किस चीज़ का खोज किया, अगर हमें इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हमें फिर ये वाला ट्रिक यूज़ करेंगे जो है सिग्मा ट्रिक। सिग्मा ट्रिक में हमने P फॉर प्रोटॉन, हमने P फॉर प्रोटॉन को मिलाया और G फॉर गोल्डस्टीनर, इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर, यानी कि प्रोटॉन की खोज किन्होंने की? गोल्डस्टीनर ने। ठीक है? अब हम यहाँ से इनको मिलाते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को T से मिला देते हैं, इसका सेकंड लेटर और इसका सेकंड लेटर। T फॉर टी फॉर क्या? जे थॉमसन, जे थॉमसन, टी फॉर थॉमसन। और हमारा लास्ट बच रहा है एन, एन फॉर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन सी पे, यानी जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। और हम इससे सिग्मा ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा ट्रिक है ये हमारा। पेन खरीदो जीटीसी का। आई होप आप इसे याद रखेंगे और आप कभी भी गलत नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की थी। ठीक है? तो रदरफोर्ड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने क्या-क्या किया और एटम्स के साथ उन्होंने क्या-क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है? तो Rutherford designed an experiment. In this experiment, a fast-moving alpha particle were make fall on a thin gold foil. तो हमने ये पता किया कि एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इन्होंने उन्हीं को रिलेटेड एक और एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक मॉडल दिया। थॉमसन का जो मॉडल था वो गलत हो गया था। जो मैंने बताया एक वाटरमेलन लाइक स्ट्रक्चर जो एटम का था। जी नहीं, वो बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर था और उनको रॉन्ग प्रूफ किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है? और अभी हम जिस मॉडल को पढ़ रहे हैं, इस मॉडल को भी मैं बता दूँ ये मॉडल भी रॉन्ग है। इस मॉडल को भी रॉन्ग प्रूफ किया है और उन और हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे उन साइंटिस्ट के बारे में भी जिन्होंने रदरफोर्ड के भी मॉडल को रॉन्ग बताया है। ठीक है? रॉन्ग पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं, रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक, कुछ कमियाँ थी, उन्हें पूरे अच्छे से सही करके और एक कंप्लीट एटम्स का स्ट्रक्चर या फिर मॉडल हमें दिया है। और उन साइंटिस्ट का नाम है नील बोर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने मॉडल, एटम के मॉडल देने के लिए इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया। किस पे? एक थिन गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज किया उन्होंने? क्योंकि ये काफी थिक लेयर होता है, मतलब थिन लेयर होते हैं, काफी पतले होते हैं। ठीक है? और अल्फा पार्टिकल आर डबल चार्ज हीलियम आयंस। जो अल्फा पार्टिकल है ना, वो डबल चार्ज हीलियम आयंस है, हीलियम के आयंस होते हैं। और डबल चार्ज हीलियम आयंस का जो मास होता है वो 4u होता है। और ये फास्ट मूविंग करते हैं, एकदम कंटिन्यूअसली फास्ट मूविंग करते रहते हैं और ये
और फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसमें कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होता है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ रिजल्ट आते हैं, ठीक है। रिजल्ट हमारा क्या आया? मोस्ट ऑफ अ फास्ट मूविंग पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल। जो हमने अल्फा पार्टिकल्स जो रे के फॉर्म में इसके गोल्ड फॉइल के ऊपर डाला, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेट ही चले जा रहे थे, सीधे सीधे चले जाते थे। सम ऑफ पार्टिकल वर रिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल ऑफ ए स्मॉल एंगल, वो काफी छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। सरप्राइजिंगली आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपेयर टू रिबाउंडेड। रिबाउंडेड मीन्स सीधे जाके किसी चीज से टकरा के और उसी पाथ पे सीधे आ जाना, उसी को हम रिबाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये किस हर 12,000 पार्टिकल्स के बाद हो रहा था, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। तो इस सब के बाद उन्होंने मॉडल देने के लिए कुछ कंक्लूजन निकाले कि क्या क्या कंक्लूजन्स हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। मैंने बताया ना, सीधे सीधे निकल जा रहे थे। ये बात प्रूफ करता है कि एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, अंदर खाली होता है, ठीक है। वेरी फ्यू particle were deflected from their path, indicating that the positive charge of atom occupies a very little space। और ये जो very little space है वो क्या है? एटम के अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है। The very small fraction of alpha particle were deflected at 180 डिग्री। 180 डिग्री में आप समझ रहे हैं, सीधे सीधे स्ट्रेट एंगल, जब एक स्ट्रेट लाइन अगर हम बोले बन जाए तो उसे हम 180 डिग्री बोलते हैं। तो वहां पर काफी कम स्पेस था जहां से 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, और वो न्यूक्लियस था। और इन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियस जो होता है 10 का पावर 5 टाइम्स लेस देन होता है रेडियस में एटम्स के, यानी कि एटम से भी छोटे उसके न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एटम से भी छोटे उनके न्यूक्लियस होते हैं। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हमने ये हैंड ड्रॉ है, तो आप समझने की कोशिश करिए। ये सारे एटम्स हैं किसके? गोल्ड एटम है, गोल्ड फॉइल के जो एटम्स होते हैं। काफी ज्यादा जब अल्फा पार्टिकल्स, और ये ब्लू कलर में अल्फा पार्टिकल्स है, ये सीधे सीधे चले जा रहे थे, सीधे सीधे, कम जो है कभी इधर हो रहे थे कभी इधर, पर इनमें से काफी कम थे जो सीधे सीधे रिबाउंड हो गए, जिससे से हमें पता चला कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, और इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो on the basis of a experiment of Rutherford put forward the nuclear model, ठीक है। तो हम there is a positively charged particle in an atom called a nucleus। इसमें जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जो सेंटर में होते हैं, और जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल कंपैरेटिवली टू द साइज ऑफ द एटम। वो एटम के साइज से भी काफी ज्यादा छोटे होते हैं। तो देखिए, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तो उसमें कुछ त्रुटियां, कुछ गलती हो जाती है, या फिर कुछ कमियां रह जाती है। तो रदरफोर्ड की कुछ कमी, ठीक है, वो भी हमें पढ़ना होगा। रदरफोर्ड की एक कमी थी, मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम दैट ही डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था, और इस वजह से
ये एक ड्रॉबैक रह गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो फिजिक्स में होती है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अंदर गोस एक्सीलरेशन मोशन देन इट मस्ट रेडिट एनर्जी। इसके कहने का मतलब है अगर कोई भी मोशन में है और वो एक्सीलरेट कर रहा है तो कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जब वो अपनी एनर्जी को लूज करने लगता है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था, ये इनका एक मेजर ड्रॉबैक रहा था। और इनके अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का था, एक कंटिन्यूसली एक इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स है, ये अराउंड हो रहे हैं और इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बोर मॉडल ऑफ द एटम। तो बोर ने उन्हीं सारे ड्रॉबैक्स को काउंटर किया था जो रदरफोर्ड ने किए थे। तो बोर मॉडल जो है वो नील बोर के द्वारा दिया गया था कब 1913 में, और इन्होंने ये बात बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो न्यूट्रॉन में होते हैं और वो न्यूट्रॉन सेंटर में होते थे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्विंग करते रहते थे एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे जिसे हम ऑर्बिट या सेल कहते हैं, ठीक है। तो ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल दैट्स कॉल्ड अ एनर्जी लेवल, ठीक है। उनके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होता था जिसे हम एनर्जी लेवल कहते थे। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लॉस एनर्जी वाइल मूविंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने जब एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे मूव करते हैं तो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने एनर्जी को लूज नहीं करते, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी लेवल ऑफ नेम्ड LMN एंड नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो इन्होंने नंबर और अल्फ़ाबेटिकली ये सिंबलाइज किया है एनर्जी लेवल को, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम द वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्ब एंड रिलीज एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने सेल से जब दूसरे सेल में जाते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं, इसी को हम गेन या लूज बोलते हैं। और नील बोर के द्वारा एक फाइनल एटम का मॉडल दिया गया था, कुछ इस प्रकार का था जिसके बीच में न्यूक्लियस था और इसमें जो है ऑर्बिट्स बने थे और वो सारे ऑर्बिट्स सेपरेट थे और सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थे और सभी के अंदर फिक्स इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थे, और KLMN जो इलेक्ट्रॉन सेल है 1 2 3 4 वो एनर्जी लेवल है, ठीक है। आई थिंक आप बोर मॉडल ऑफ एन एटम समझ गए होंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम इज ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो एक एलिमेंट में होते हैं उसे ही हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एलिमेंट इज इन अ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होते हैं उसे लेटर जेड से इंडिकेट किया जाता है, उसे डिनोट लेटर जेड से किया जाता है। एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रॉन एटम ऑफ द एलिमेंट। जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जो एटॉमिक नंबर होता है वो कभी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बाद हमारा एक नया एक अलग टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम सम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम मास नंबर बोलेंगे, ठीक है। और मास नंबर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। बट टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास नंबर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन जोड़ते हैं, पर अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास होता है जिसे हम U से डिनोट करते हैं, और हम उसे
मास के बराबर बोल सकते हैं। तो देखिए हमने अभी तक मास के बारे में भी पढ़ लिया, पर कुछ वे होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि हम मास और सिंबल को कैसे लिखें। ठीक है, तो एटॉमिक मास, atomic number and mass can be indicated on the symbol of an element. The atomic number is written on the lower left side of the symbol, where mass number is written up on the up left side of the symbol of element. अगर हम एग्जाम्पल सिंबल ऑफ एलिमेंट है तो हम उसके लेफ्ट साइड में नीचे साइड में हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे और ऊपर साइड में मास नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर होता है 12। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने जब बोर मॉडल हम पढ़ रहे थे तो हमने एक बात पढ़ा था कि फिक्स्ड शेप होगा और फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेल में कितना फिक्स्ड एनर्जी है या फिर कितना लेवल है? तो हम उसके लिए अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर cloud of a negative charge outside the nucleus. In the cloud, electrons are arranged according to their potential energy difference, energy level, and the cell. The energy level of the electrons are denoted by the number 1 2 3 4 6 4 5 6 and cell represented K L M N O P। और हम यहाँ बेसिकली 4 तक ही पढ़ेंगे और यहाँ N तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी के हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 1 to 4 मीन्स हम फर्स्ट में जो है वो के सेल रहेगा, सेकंड में एल रहेगा, थर्ड में एम रहेगा और फोर्थ में एन सेल रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, आप इसे देख सकते हैं, जो नीर बोल के द्वारा बनाया गया है। और ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है। और एक छोटा सा नोट है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम इज एट द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं एटम में, उसमें हाईएस्ट एनर्जी होते हैं, सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी होती है। जैसे कि इसमें देखिए 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एक्यूमुलेटेड इन दी वेरियस सेल। और इसमें एक पैटर्न होता है। आप जैसा कि हमने बोर्निल बता चुके हैं हमें कि हम फिक्स्ड नंबर ही एनर्जी लेवल रख सकते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट सेल में हमेशा 2 ही रहेगा, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, आप सेकेंड सेल में 8 से 9th नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप आगे में पढ़ेंगे और उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता चलेगा कि ऑक्टेट रूल होता है। अगर वो ऑक्टेट रूल पूरा कर रहा है तो हम उसमें अदर सेल नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर वो ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है तो वो कंप्लीट है। जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये सारे अपने ऑक्टेट रूल को पूरा कर लेते हैं, इस वजह से वो नोबेल गैस होते हैं और वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ electrons in the various cell of an atom is known as the electronic configuration। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है कई जगह पे। और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमें मेनली 2 बातों का ध्यान रखना रहता है। वी शुड नो दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। अगर हमें किसी भी नंबर का या फिर किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट का नंबर क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, एंड वी शुड ऑल्सो नो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कैन बी एक्यूमुलेटेड इन अ डिफरेंट सेल। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल
कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। 2n² मतलब कि आप इससे पता कर सकते हैं कि किस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर रहते हैं, ठीक है। तो हम क्लास 9th में मेनली 4 सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी ये देखिए फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल है जहाँ पे 2n² अगर हम यूज़ करेंगे तो फर्स्ट सेल मीन्स 2 कांस्टेंट है, n मीन्स नंबर ऑफ सेल, कितने नंबर का सेल है, हमने फर्स्ट सेल का रखा और इसका 1 का स्क्वायर, 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 12 नंबर, ठीक है। 12 अगर हमें लेना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता बस ये है कि 12 पे हमें देखना पड़ेगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम होता है, हमें आउटर मोस्ट में 12 पुराना है, हम इसमें 2, ये सेकेंड सेल में चार्ज लें 8 एंड थर्ड सेल में हम 18 तक जा सकते हैं, पर 2 यानी 12 हमारा पुर गया, इसीलिए हम इतने तक ही रहेंगे, ठीक है। तो और अब हम पढ़ेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। देखिए वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी कैपेसिटी ऑफ एन एटम an atom of an element to form a chemical bond is known as this। उसमें केमिकल बाउंड कितना हो सकता है वैलेंसी के लिए, वही हमें बताता है कि उसमें वैलेंसी कितना होगा। और वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एटम, और नंबर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल में हो उसे। और इसे मैं कुछ एग्जांपल से दिखाना चाहूँगा। ये है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और हम इसमें देखिए अगर हम 4 तक हैं, अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी भी 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अगर आउटर मोस्ट में अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में तो हम उसे 8 से माइनस कर देंगे, यानी 8 माइनस आउटर मोस्ट यानी 5 हो रहे तो यानी 3 हमारा जो है वैलेंसी हो जाएगा उस एलिमेंट के लिए, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ वैलेंसी, ठीक है। तो हम वैलेंसी के बाद हम जानते हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार। हम इस 2 टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लेना चाहेंगे क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं चैप्टर 4 में। आइसोटॉप्स एक सिंपल डेफिनेशन से हम समझते हैं, आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, यानी कि एलिमेंट जो है सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा, बट एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में हम लेते हैं क्लोरीन, ये 2, इसका भी और इसका भी एटॉमिक नंबर तो 17 है बट मास 37, 35 चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन में देखिए मास नंबर चेंज हो रहे हैं, 1, 2, 3 हो रहे हैं। और ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, और ये हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। और आइसोटॉप से एक फॉर्मूला याद आ रहा है, हैवी वाटर, काफ़ी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है हैवी वाटर का। एक फॉर्मूला होता है D2O, ठीक है। हैवी वाटर का D2O, ये जो है D, ये हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है। ये आइसोटॉप्स होते हैं, इसी तरह कार्बन के हैं और इसी तरह ऑक्सीजन के भी हैं। और आइसोबार में ठीक इसके उल्टा, ठीक है, इसमें जो है मास नंबर सेम रहेगा बट इसमें जो है एटॉमिक नंबर में जो है डिफरेंट एलिमेंट हैविंग अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। इसमें अगर एलिमेंट्स अलग हैं और उसके जो है मास नंबर सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आर्गन का
एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का 20, बट दोनों का मास नंबर सेम है, इसी को हम आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। I hope you understand and enjoying this video. If you have any query related to this video, तो प्लीज़ यू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, पर मैं कुछ एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ आपको, जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये 20 तक मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से याद कर ले, लिख ले। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। मैं एक बार ऐसे फ्रेम में दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि आपको इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझा दूँ ताकि कोई क्वेरी आपको ना रहे। और मैं कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देना चाहता हूँ, जो मैं तो आई होप, और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को बताया था कि एटम में होते हैं, और ये साइंटिस्ट का नाम नील बोर था, आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एक्यूमुलेटेड KLMNL सेल ऑफ एन एटम। जो मैक्सिमम नंबर होते हैं सेल में, ठीक है। और व्हाट इज द यूजुअल सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एंड व्हाट इज अ पार्टिकल एक्चुअली डिटरमाइन द मास ऑफ एन एटम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इज अ प्रोटॉन हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये बात आप जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में जब मैं बता रहा था, तब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, आप उससे इजीली आप बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कैल्शियम। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया है, ठीक है। और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ नाइट्रोजन एटम इज 7, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन इट। आई होप आप इस क्वेश्चन को एब्सोल्युटली सॉल्व करेंगे, कि मैंने अभी जस्ट वैलेंसी के बारे में बताया और एक एग्जांपल भी दिया है। एंड इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन ख़त्म हो जा रहा है, और इस चैनल पे जल्द से जल्द बायोलॉजी का पोर्शन हम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।